हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हो और आपके पापा आपके दादा दादी जैसे क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के बीच और आपके दादा दादी के बीच हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली आ रही हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं हम हेरिडिटी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। और साथ में हम एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि धरती पर इतनी सारी स्पीसीज कैसे एक ही सेल से बनी हुई हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। जेनेटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और हेरिडिटी क्या होती है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरिएशन। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से, तो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? डीएनए कॉपी होती है, उसके थ्रू वो जीन्स जाते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस दौरान उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं कॉपी होने के दौरान, तो उन चेंजेज को बोलते हैं वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो ये वेरिएशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं। या तो होंगे सोमेटिक वेरिएशन या होंगे गैमेटिक वेरिएशन। तो सोमेटिक वेरिएशन ऐसे वेरिएशन होते हैं जो बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं। इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। ये ना तो इनहेरिटेड किए जा सकते हैं, ना ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट। इनको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो ऐसा नहीं है कि उस कुत्ते के जो आगे पिल्ले होंगे उनकी भी पूंछ कटी हुई होगी। ये उसका सोमेटिक वेरिएशन है, उस पूंछ की सेल्स में परिवर्तन आया, ना कि उसकी जीन्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में परिवर्तन आया। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? बोरिंग ऑफ पिन्ना। जो कान छिदाते हैं लोग, अधिकतर लड़कियां, तो वो भी कैसा चेंज है? सोमेटिक वेरिएशन है। वो भी केवल ईयर की सेल्स में वेरिएशन आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बंदे ने बालों पे कलर लगा रखा है, तो ये कैसा वेरिएशन हो गया? सोमेटिक वेरिएशन। ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा रिप्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट इज गैमेटिक वेरिएशन, टेक्स प्लेस इन गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये वेरिएशन कहाँ पे होंगे? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे। इनको हम लोग इनहेरिटेड भी करते हैं अपने पेरेंट्स से, और आगे अपने चिल्ड्रन में इनको ट्रांसफ़र भी करते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, फेस कट, ये सब किस में आ जाएगा? गैमेटिक वेरिएशन में। इसी की वजह से हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं और हमारे माँ बाप वो अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन कैसे होते हैं? किस में ज़्यादा वेरिएशन होगा? तो चाहे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो, वेरिएशन दोनों में होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें कम वेरिएशन होंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे। क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कम वेरिएशन इसलिए होते हैं कि एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से जो डीएनए है, जीन्स हैं, दो जगह से आते हैं, तो उसमें वेरिएशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है? क्या फ़ायदा होता है इनका? क्या लाभ है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of variation, different individuals would have different kind of advantage. Example, bacteria that can withstand heat wave will survive better in a heat wave.
तो अलग अलग वेरिएशन होते हैं और उसके नेचर के आधार पर वो या तो फ़ायदेमंद होंगे और कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस में देखते हैं, अगर वो हीट वेव में सर्वाइव कर रहा है वेरिएशन के वजह से, तो उसके लिए वो फ़ायदे वाला वेरिएशन है। वेरिएशन के मेन दो एडवांटेज हैं, एक तो उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है और दूसरा क्या करता है, एवोल्यूशन में हेल्प करता है। जो नई नई स्पीसीज बन रही हैं वो वेरिएशन से ही बनती हैं। धीरे धीरे वेरिएशन होता जाएगा, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, बहुत हजारों करोड़ों वर्ष बाद वो दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवोल्यूशन का मेन रीजन भी वेरिएशन ही है। जैसे ह्यूमन में दो तरह, एक वेरिएशन का एग्जाम्पल है ईयर लोब्स। कुछ लोगों के अटैच ईयर लोब्स पाए जाते हैं, कुछ लोगों के फ्री ईयर लोब्स पाए जाते हैं। जो पिन्ना है ईयर का, यहाँ पे जो अटैच रहता है कुछ लोगों का, कुछ का इस तरह से फ्री लटका रहता है। तो ये वेरिएशन किस में है, ह्यूमन में। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल सर को। इन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया था गार्डन पी का, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पिशम सैटिवम। तो इन्होंने यही प्लांट क्यों चूज किया, तो इसके भी बहुत सारे रीजन थे, तो हम वो भी देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉमन टर्म इस चैप्टर में यूज होंगे, जैसे डोमिनेंट ट्रेट यूज होगा, रेसेसिव ट्रेट यूज होगा, एलीली यूज होगा, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो ये क्या होते हैं? Dominant trait, it is one that express itself in the presence or absence of recessive trait। तो डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है जो रेसिसिव ट्रेट की प्रेजेंस या एब्सेंस से उसके एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा और जो रेसिसिव ट्रेट है उसको दबा देगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई लोग ज़्यादा वैसे डोमिनेंट होते हैं, जैसे क्लास में ही कुछ बॉयज़ वगैरह इतने डोमिनेंट होते हैं कि वो कमज़ोर बच्चों को या सीधे साधे बच्चों को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं बोलने देते। तो इसी तरह से जो ट्रेड्स होगा डोमिनेंट ट्रेड, जब वो प्रेजेंट होगा तो बाकी जो रेसिसिव ट्रेट रहेंगे उसके, वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को। और रेसिसिव ट्रेट क्या होते हैं कि जब वो खुद ओनली अकेले प्रेजेंस होंगे, ऐसे जो सीधे साधे बच्चे होते हैं ना, वो अकेले होंगे तो आपस में बातें करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई डोमिनेंट पर्सन आ जाएगा वो लोग शांत हो जाएंगे, चुपचाप से बैठ जाएंगे। इसी तरह से होता है रेसिसिव ट्रेट। इट इज़ वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि जब डोमिनेंट ट्रेट अब्सेंट होगा केवल उस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड थिंग इज एलीली, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन्स। जो जीन्स होते हैं, जैसे हाइट का जीन हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी है शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनको एलीली बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, एलीली है किसी के जीन के। अब देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम फिजिकली ऑब्जर्व करें किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, और वो दूर से ही दिख जाए कैसा है, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे प्लांट की हाइट हो गई, सीड्स का शेप कैसा है, तो हम देख के पता चला सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। जीनोटाइप इट रेफर टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। तो उस फिनोटाइप के लिए, उसकी टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक कोड हैं, तो उनको बोलते हैं जीनोटाइप। कैसे कोड्स हैं वो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कोड हैं, तो इनको बोलेंगे जीनोटाइप। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन गार्डन पी। तो गार्डन पी में कुछ 7 करेक्टर हैं, जिसमें से कुछ डोमिनेंट होते हैं, मतलब उन 7 करेक्टर्स के डोमिनेंट ट्रेट कौन से हैं, रेसिसिव ट्रेट कौन से हैं। जैसे कि फ्लावर का कलर, तो इसमें या तो वायलेट कलर होगा या वाइट कलर होगा। तो ये वायलेट कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, वाइट कलर रेसिसिव ट्रेट है। फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल हो सकती है, टर्मिनल हो सकती है। सीड का कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ऐसे सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड। पोड शेप, जो फली होती है उसकी मटर की, तो वो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रक्टेड है। पोड कलर, फली किस कलर की है, ग्रीन कलर की है, येलो कलर की। हाइट ऑफ प्लांट, टॉल है या शॉर्ट है, तो टॉल वाला है वो डोमिनेंट होगा और जो शॉर्ट है वो रेसिसिव ट्रेट्स होगा।
यानी कि अगर एक ही कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक भी ऐसा एलील प्रेजेंट है टॉलनेस का, तो वो हमेशा टॉल प्लांट होगा। जब तक कि दोनों शॉर्टनेस के एलील प्रेजेंट नहीं होंगे तभी वो उसी कंडीशन में शॉर्ट प्लांट हो सकता है, जब दोनों प्रेजेंट होंगे शॉर्टनेस के एलील। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो उसने पी प्लांट को, पिशियम सैटिवम को ही क्यों चूज किया? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था इसकी अवेलेबिलिटी, आसानी से मिल जाता था कहीं पे भी, और इसके जो करेक्टर है ना आसानी से डिटेक्टेबल थे, आसानी से उनको मतलब देख के पता चला सकते थे हम कैसा क्या है उसमें, टॉल प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है, उसके सीड्स कैसे हैं, राउंड हैं या रिंकल्ड हैं, फ्लावर का कलर कैसा है, सीड का कलर कैसा है, तो हम उनको फिजिकली अपीयर देख के उनको आराम से पता चला सकते हैं क्या क्या उसमें। दूसरी बड़ी बात थी इसका जो लाइफ स्पैन है वो वेरी शॉर्ट था, बहुत कम समय में 2 से 3 महीने में आराम से पूरा पौधे का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हम इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, ये भी एक कारण था कि इसमें बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा फली लगती हैं इसमें, एक दाना वो उसमें 50-60 फली लगेंगे और हर फली के अंदर 6 से 7 और उसमें बीज होते हैं, तो इसमें बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते थे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं। कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें उसका केवल एक कैरेक्टर कंसीडर करेंगे हम, एक ही कैरेक्टर को देखेंगे, बाकी किसी भी कैरेक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे यहाँ इसमें उसने केवल प्लांट की हाइट को कंसीडर किया है, उसके अलावा फ्लावर कैसे हैं उसमें, सीड कैसे हैं, कलर कैसे, सीड का कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। वो सिर्फ ये ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि प्लांट टॉल है या शॉर्ट है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पेरेंट प्लांट में क्या लिया, प्योर प्लांट लिया, प्योर टॉल, इसमें दोनों एलीली कैसे थे, कैपिटल टी, तो एक टॉल प्लांट लिया। दूसरा प्योर शॉर्ट प्लांट लिया जिसमें दोनों एलीली स्मॉल टी थे। तो इनका जब फर्टिलाइजेशन कराया गया तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई, तो जब उसने देखा कि उसमें तो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल प्लांट हैं, शॉर्ट प्लांट एक भी नहीं आया, तो ये देख के उसको बहुत बड़ा अचंभा हुआ। फिर उसने क्या किया, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी उनके 2 प्लांट लिए, उनका फर्टिलाइजेशन कराया। तो इनके फर्टिलाइजेशन पर जो रिजल्ट आया उसमें 3 तो शॉर्ट प्लांट थे, 3 टॉल प्लांट थे और केवल 1 शॉर्ट प्लांट आया। तो ये भी बहुत अचंभे वाली बात थी कि शॉर्ट प्लांट आ ही नहीं रहे, इतना सारा कराने के बाद सेकंड जनरेशन में भी केवल 1 ही शॉर्ट प्लांट आया। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको हम समझते हैं आगे। देखिए मैंने आपको बता ही दिया प्योर और होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब दोनों ट्रेंट या तो डोमिनेंट ट्रेट्स हों या रेसिसिव ट्रेट हों। यहाँ कैपिटल टी दोनों एलीली कैसे हैं, डोमिनेंट एलील हैं, और स्मॉल टी दोनों रेसिसिव हैं। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ट्रेट प्रेजेंट होंगे, इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और दूसरा रेसिसिव ट्रेट होगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट हैं। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, उसने एक तो टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया तो यहाँ से हमेशा कैपिटल टी ट्रेट्स आएगा और यहाँ से स्मॉल टी आएगा, लेकिन जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो जब ये प्रेजेंट आएगा तो रेसिसिव ट्रेट को ये शो ही नहीं होने देगा, मतलब इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा शॉर्टनेस को। तो इस वजह से फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट। अब उसके बाद फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोडक्ट है इसका फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, इसी तरह से दूसरा प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी आ सकता है और ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा। इसी तरह से ये कैपिटल टी हो सकता है ये स्मॉल टी से मिल जाए, उसी तरह ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट प्लांट बनेगा। और ये स्मॉल टी जब स्मॉल टी से मिलेगा तो दोनों ट्रेट स्मॉल टी बन जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला प्लांट होगा वो तो टॉल होगा क्योंकि इसमें दोनों ट्रेट्स कैसे हैं, टॉलनेस के हैं। और ये सेकंड वाला प्लांट है वो भी कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि इसमें एक
डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंट है। इसी तरह से थर्ड प्लांट भी टॉल होगा क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है। लेकिन जो लास्ट प्लांट है इसमें दोनों रेसिसिव ट्रेट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये शॉर्ट प्लांट होगा। तो इस तरह से इसमें 3 तो टॉल प्लांट आए थे और एक शॉर्ट प्लांट आया था। तो ये टॉलनेस और शॉर्टनेस हम फिजिकली देख पा रहे हैं, फिजिकली अपीयरेंस है जी। तो इसकी वजह से जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो होगा 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। क्यों होगा, क्योंकि 3 तो उसमें कैसे हैं, टॉल प्लांट हैं और एक शॉर्ट प्लांट है। तो यहाँ से आपको फिनोटाइपिक रेशियो आ गया होगा समझ में कैसे निकला। इसी तरह से जो जीनोटाइपिक रेशियो है, तो कैपिटल टी वाला एक प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 प्लांट आए और स्मॉल टी वाला केवल एक ही प्लांट आया। इसकी वजह से जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 आएगा। क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये दोनों को अच्छे से याद रखना है। जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1 और जो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। 3 टॉल प्लांट हैं, 1 शॉर्ट प्लांट है। तो इस तरह से ये पूरा हमने अच्छे से समझ लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या हुए, क्या कंक्लूजन निकाली मेंडलसन ने, वो देखते हैं। तो फर्स्ट उसने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था, जो F1 प्रोगनी है यानी फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी संतानें थी वो सब कैसी थी, टॉल थी। कोई भी मीडियम हाइट का या शॉर्ट प्लांट नहीं आया उसमें। जो F2 प्रोगनी यानी फर्स्ट सेकंड जनरेशन की जो संतानें हैं तो उसमें से 3 तो टॉल प्लांट आए और एक शॉर्ट प्लांट आया। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो आया 3:1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आती हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टॉल प्लांट को। और जो स्मॉल टी होगा वो शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टॉल, यानी अगर एक ही कैपिटल टी प्रेजेंट है तो प्लांट को टॉल बना देगी वो, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। और जब दोनों कॉपी किसकी आएंगी, स्मॉल टी की, तो प्लांट शॉर्ट होगा क्योंकि ये रेसिसिव ट्रेट है। तो इस तरह से आपको रेसिसिव और डोमिनेंट ट्रेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब भी डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है कि रेसिसिव ट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। और रेसिसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस केवल तभी कर पाएगा जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का मतलब होगा कि इसमें 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा। उसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मेंडलसन ने किया था, जो सीड है ना उसका शेप और उसका कलर, 2 कैरेक्टर लिए थे। किसके लिए थे, दोनों सीड्स के लिए थे। उसका शेप कैसा है, वो राउंड शेप का है या रिंकल्ड शेप का है, और उसका कलर येलो है या ग्रीन है। तो जो पेरेंट लिया ना उसने, तो पहला कैसा लिया, राउंड येलो, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन। फिर जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया तो जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें सारे के सारे सीड्स कैसे आए, राउंड येलो आए। इसका मतलब राउंड शेप कैसा है, उसका डोमिनेंट ट्रेट है, और येलो कलर भी डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ये शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन वाला और रिंकल्ड वाला करेक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो भी ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वो रेसिसिव ट्रेट है, इसकी वजह से वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ देखो, कैपिटल आर से प्रेजेंट हो रहा है राउंड और कैपिटल वाई से येलो, और स्मॉल आर से रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल वाई से ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया गया तो जितने भी सीड्स थे वो सब कैसे सीड्स आए, राउंड येलो। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी दोनों ट्रेड्स आ रहे हैं, इसमें दोनों कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कलर के भी दोनों कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से रेसिसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन आती है उसमें 4 टाइप्स के सीड्स प्रोड्यूस हुए। एक हुआ राउंड येलो जो कि 315 थे, राउंड ग्रीन 108 निकले, रिंकल्ड येलो 101 थे, और रिंकल्ड ग्रीन केवल 32 निकले। टोटल कितने थे, 516 सीड्स थे। जब इनका रेशियो निकाला गया तो 9:3:3:1 आया, यानी कि राउंड येलो कितने थे, 9 थे 16 में से, और राउंड ग्रीन 3 थे 16 में से,
रिंकल्ड येलो भी 3 थे, और लेकिन रिंकल्ड ग्रीन केवल एक ही आया 16 में से। चलो तो इसको हम थोड़ा डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। ऐसे ये पेरेंट प्लांट है, तो इसमें कैसा है, राउंड येलो सीड्स था, और दूसरा कौन सा लिया, रिंकल्ड ग्रीन, जो प्योर कंडीशन थी, यानी कैसी थी, इसमें दोनों ट्रेट या तो रेसिसिव हैं या दोनों डोमिनेंट हैं। जब इनमें गैमीट्स क्या था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस वाले में गैमीट्स थे स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया तो ये F1 जनरेशन है, उसमें गैमीट्स क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से इसमें भी सेम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे सीड रिंकल्ड येलो आ गए। फिर जब उनके बाद इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया तो इस तरह से पीलेट स्कोर बना के हम इसको चेक करते हैं कि कितने क्या क्या है। जैसे उस वाले में भी हम टॉलनेस वाले में भी 2 का इस तरह से पीलेट स्कोर बना सकते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे तो ये टी और टी का फर्टिलाइजेशन होके कैपिटल टी आएगा। जब ये बड़ा वाला टी स्मॉल टी से फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से स्मॉल टी कैपिटल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से होगा तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये तो हाइट वाले के लिए हो गया। तो हम इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कैसे ये सारे जीन्स हैं जो करेक्टर हैं वो सेकंड जनरेशन के प्लांट से लिए गए हैं, और जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया तो इतने सारे बीज आए, इतने टाइप के। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना आया, केवल एक ही दिख रहा है रिंकल्ड ग्रीन, और राउंड येलो 9 सीड्स निकले राउंड येलो के। कितने में से, 16 में से। टोटल अगर 556 लेंगे तो इसमें से 315 येलो राउंड थे, 108 ग्रीन राउंड थे, 101 येलो रिंकल्ड थे, और 32 क्या थे, ग्रीन रिंकल्ड। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आया था, 9:3:3:1, यानी 16 में से 9 कैसे हैं, येलो राउंड हैं, और 3 कैसे हैं, ग्रीन राउंड हैं, और येलो रिंकल्ड भी 3 हैं, लेकिन ग्रीन रिंकल्ड केवल एक ही आया। तो इस तरह से आपको डाई हाइब्रिड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, व्हेन कैपिटल आर कैपिटल वाई वाज क्रॉस्ड विथ प्योर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। जब इन दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी कैसे आए, राउंड येलो सीड्स आए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट रहा तो वो रेसिसिव ट्रेट्स को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। जब फर्स्ट जनरेशन के प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो उसके बाद 4 तरह के सीड्स निकले प्लांट में, और वो किस रेशियो में निकले, 9:3:3:1। तो 9 तो उसमें येलो राउंड निकले, और 3 येलो रिंकल्ड निकले, और 3 कैसे निकले, राउंड ग्रीन निकले, और केवल एक रिंकल्ड ग्रीन निकला। तो इस तरह से निकले थे। तो इसकी कंक्लूजन क्या निकली लास्ट में, कि जो राउंड और येलो है वो कैसा रहा, डोमिनेंट करेक्टर है। Occurrence of new phenotypic combination so that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। और इसकी जो मेन कंक्लूजन थी कि जो 2 करेक्टर का स्टडी कर रहे थे ना, तो उसमें दोनों करेक्टर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हो रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर सेप का करेक्टर ट्रांसफ़र हुआ राउंड या रिंकल्ड तो वो कलर का करेक्टर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सीड्स है वो कलरलेस हो जाए, यानी कलर के करेक्टर हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे, कलर के शेप का करेक्टर भी ट्रांसफ़र होगा, हाइट का करेक्टर भी ट्रांसफ़र होगा। जितने भी करेक्टर पाए जा रहे हैं प्लांटों में उनके सबके जीन्स ट्रांसफ़र होंगे, और सब इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होंगे, वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहेंगे। हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, ये ट्रेड्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल। तो जो सेलुलर डीएनए होता है, सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है किसके लिए, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो डीएनए का ऐसा सेक्शन जो एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन देता है वो उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन।
प्लांट की जो हाइट है वो पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन पर डिपेंड करेगी। वो उस पर इस तरह से डिपेंड करेगी कि वो प्लांट हार्मोन कितनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, और वो प्लांट हार्मोन रिलीज होने की प्रोसेस कितनी इफिशियंस है उस बात पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं कि सेलुलर डीएनए इन्फॉर्मेशन सोर्स है, फिर उससे जो सोर्स इससे इन्फॉर्मेशन आएगी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो एंजाइम होंगे वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद अगर वो प्रोसेस इफ़िशियंटली हो रही है, अच्छी तरह से वर्क कर रही है, तो हार्मोन है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो प्रोटीन बना रहा है वो ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, उसकी वजह से प्लांट में टॉलनेस ज़्यादा हो जाएगी, और वो जिस भी कैरेक्टर का प्रोटीन बन रहा है उसमें वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो जीन्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर और ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। समरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल, इन सब को जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने अपनी समरी दी। उस समरी में उन्होंने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया, सम एलिज आर डोमिनेंट एंड कवर अप रेसिसिव एलिज। तो कुछ एलिज, कुछ ट्रेट करेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, और वो रेसिसिव करेक्टर को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको सो एक्सप्रेस नहीं होने देते। और डोमिनेंट ट्रेट खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेसिसिव ट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, an organism has 2 alleles for each gene but they can only pass one on। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किसी भी कैरेक्टर के 2 एलीली प्रेजेंट होंगे, किसी भी जीन के लिए कितने 2 एलीली प्रेजेंट होंगे हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीन के लिए, लेकिन वो दोनों में से किसी एक को ही पास कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं और वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है तब मैं ट्रांसफ़र होऊंगा, या वो हो गया तो मुझे नहीं होना। जितने भी जीन्स हैं सब इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होते हैं, और उनमें हर जीन्स में 2 एलीज पाए जाएंगे, और तो उन एलीज में केवल एक एलील ट्रांसफ़र होगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नॉन एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी भी ऑफस्प्रिंग की सेक्स को डिटरमाइन करने की प्रोसेस कहलाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल और सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो या तो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे या जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल हैं जिनमें एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया, टर्टाइल हो गया। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, इस पर डिपेंड रहती है उनके ऑफस्प्रिंग की जेंडर। जैसे कि टर्टाइल में देखते हैं अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जेंडर कैसा होगा, फीमेल होगा, और अगर 28 से कम है तो मेल होगा, और 28 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो 50-50% चांस है मेल और फीमेल होने का। तो इस तरह से टर्टाइल हो गए, फ्रॉग हो गए, इनके बच्चों के जेंडर किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। और जेनेटिक कुछ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जीन्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे ह्यूमंस में तो वो जीन्स पे उनके सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करेंगे कि क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ह्यूमंस के अंदर किस पे डिपेंड करता है, सेक्स क्रोमोसोम पे। इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर होंगे तो टोटल क्रोमोसोम कितने होगा, 46। इनमें से 22 क्रोमोसोम तो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं दोनों। और जो लास्ट पेयर हो है क्रोमोसोम का वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, ये कि डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होगा उस इंडिविजुअल का। जो फीमेल के अंदर है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम XX पाए जाते हैं, मेल के अंदर XY पाए जाते हैं। तो इन्हीं से फिर हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। तो ऐसे मेल है तो मेल में क्या पाया जाएगा, XY, और फीमेल में XX पाया जाएगा। तो यहाँ से फीमेल से तो हमेशा X ट्रेट्स ही आगे, X एलील ही आगे ट्रांसफ़र होगा। अब वो डिपेंड करता है मेल से X आ रहा है या Y आ रहा है। अगर मेल से भी X आ गया
तो बेबी गर्ल होगी हमेशा, और अगर मेल से वाई आ गया, फीमेल से एक्स आ गया तो बेबी बॉय होगा, यानी कि जो जेंडर होगा वो मेल होगा, और एक्स एक्स आता है दोनों जगह से तो फीमेल होगी। दिस सो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रेगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। तो इस तरह से अभी हमने देखा है कि आधे मतलब 50-50% चांस रहता है कि वो बॉय होगा 50% या 50% गर्ल होगा, लेकिन चाहे वो बॉय हो या गर्ल्स हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक्स क्रोमोजोम हमेशा कहाँ से आएगा, मदर से। अब उसका सेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने फादर से क्या इनहेरिटेट किया, ना कि मदर से। अगर फादर से भी एक्स आ रहा है तो बेबी गर्ल होगी, और अगर फादर से क्या आ रहा है, फादर से वाई आ रहा है तो बॉय होगा। तो इस तरह से हमने हेरिडिटी चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। तो इवोल्यूशन क्या है, सीक्वेंस है किसका, ग्रेजुअल चेंज का, यानी जो वेरिएशन आ रहे हैं डीएनए कॉपिंग होते समय तो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब अपने पेरेंट्स से वो थोड़ा अलग होगा, और ये ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चेंजेज हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा होंगे कि वो नई स्पीसीज बन जाएगी, पुरानी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती फिर। तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, और जो नई स्पीसीज बन रही है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब स्पीसीज फॉर्म होती है उस समय उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। तो यहाँ से हम 3 केस देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन फर्स्ट में देखते हैं, कुछ ग्रुप है रेड और ग्रीन बीटल्स का। तो यहाँ पे लाल और हरे कीड़े हैं। बेसिकली पूरे कीड़े किस तरह के थे, पहले लाल कलर के थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया, क्यों, रिप्रोडक्शन के समय कुछ वेरिएशन आया, कलर वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से एक कीड़ा कैसा हो गया, एक बीटल रेड हो गया। अब ये रहते कहाँ थे, ग्रीन कलर की पत्तियों पर रहते थे। तो ग्रीन कलर की पत्ती पे कौवा रेड कीड़ों को आसानी से देख लेता था और खा लेता था, लेकिन जो कलर वेरिएशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो एक ग्रीन कलर का पैदा हो गया कीड़ा, तो ग्रीन पत्तियों पे ग्रीन कलर का दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से कौवा आएगा रेड कलर के कीड़ों को खाता जाएगा, और ग्रीन कलर के कीड़ों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे के सारे कीड़े कैसे हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो इस वजह से जो कलर वेरिएशन हुआ वो उनको कैसा होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनकी जान बच गई उस वेरिएशन की वजह से, वरना सब कौवे का शिकार बन जाते। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, कि जो ग्रीन बैटल था उसको क्या मिला, सर्वाइवल एडवांटेज मिला, वो भी कैसे, नेचुरली सिलेक्ट हुआ, यानी वो ग्रीन पत्तियों पे ऐसे हम देख सकते हैं ग्रीन पत्ती पे ग्रीन कलर का कीड़ा बैठा है तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, जब ये हमें ही नहीं दिख रहा तो कौवे को कहाँ से दिखेगा। लेकिन अगर ग्रीन पत्ती पर रेड कलर का कीड़ा बैठ जाता है, ये तुरंत दिख जाता है कौवे को और उसको खा लेता है। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्साइटेड बाई क्रॉस रिजल्टिंग इन एडेप्शन इन दी बीटल टू फिट बेटर इन देयर एनवायरनमेंट। इस वजह से वो एनवायरनमेंट में बेटर फिट हो रहे थे, उनको कौवा नहीं देख पा रहा था और वो नहीं खा पा रहे हैं, तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उनका एवोल्यूशन हुआ। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या है, ग्रुप ऑफ रेड एंड ब्लू बीटल। इसमें भी शुरुआत में सब बीटल सब कीड़े किस तरह के थे, रेड कलर के। इसमें भी रिप्रोडक्शन के टाइम पे छोटा सा वेरिएशन हुआ, कलर वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से एक कीड़ा कैसा हो गया, ब्लू कलर का। अब इनमें रिप्रोडक्शन होगा आगे तो रेड कलर के कीड़ों से रेड कलर के कीड़ों की संख्या बढ़ेगी और ब्लू से ब्लू की बढ़ेगी, लेकिन ब्लू एक ही है तो ब्लू की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी और रेड की बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी। तो अभी भी ऐसी कंडीशन थी कि ब्लू कलर के कीड़े बहुत कम थे और रेड कलर के कीड़े बहुत ज़्यादा थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से एक दिन हाथी आया और उसने उस पत्ते पर पैर रखा और वो ऐसा हुआ कि जितने भी रेड कलर के कीड़े थे वो सारे मर गए उसके पैर के नीचे दब के। तो इस वजह से अब जो ब्लू कलर के कीड़े थे केवल वो ही बचे। अब इनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो आगे चल के सारी की सारी पॉपुलेशन कैसी हो गई, ब्लू कलर की। तो इसकी क्या कंक्लूजन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो कीड़ा था उसको कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला कलर वेरिएशन की वजह से, क्योंकि जो कौवा है ग्रीन कलर की लीफ पर रेड और ब्लू दोनों कीड़ों को आसानी से देख सकता और उनको खाता रहता, तो इसको सर्वाइवल एडवांटेज तो मिलना नहीं है। तो इसको क्या होगा, तो ये अचानक से होगा, जरूरी नहीं है जो हाथी ने पैर रखा उससे रेड कीड़े ही मरते, हो सकता वो दूसरी साइड रख देता तो ब्लू कीड़े भी मर जाते सारे।
तो ये सडनली हुआ और बाई चांस हुआ, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसकी वजह से वेरिएशन आया और यहाँ पे अचानक से ब्लू कलर के कीड़े बच गए और रेड कलर के सारे कीड़े मर गए। चलो तो हम आगे की अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ग्रुप ऑफ रेड बीटल एंड बुशे। तो यहाँ पे जो रेड कलर के कीड़े हैं बुशेस पे की पत्तियों पर रहते थे, अब क्या हुआ वहाँ पे अचानक से मान लो सूखा पड़ गया है और पत्तियों में कोई रोग लग गया, जिसकी वजह से इनको खाने को पत्ती नहीं मिल रही थी। और जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो इनकी जो साइज है, यानी पहले हट्टे कट्टे दिख रहे थे अच्छे से, अब कैसे होगा, दुबले पतले हो गए। इनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी वजह से इनका जो वेट है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन जब उनका जो डिजीज़ था प्लांट का वो ख़त्म हो गया, या जो सूखा पड़ा था वो ख़त्म हो गया और फिर से हरे भरे पत्ते हो गए, तो इनको खाने को भरपूर भोजन मिलने लगेगा दोबारा, तो फिर से ये मोटे ताजे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं आया इनके अंदर, जो भी था वो कैसा था, एनवायरमेंटल चेंज था। एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आया, उनको खाना नहीं मिला, उसकी वजह से उनका वेट लॉस हो गया, और जब उनको प्रॉपर वे में खाना मिलने लगा तो फिर से उन्होंने वेट गेन कर लिया। तो यहाँ पे हम तीनों सिचुएशन को एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, कलर वेरिएशन हुआ था, ग्रीन पत्ते पे ग्रीन कलर का कीड़ा नहीं दिख रहा था और कौवा रेड कलर के कीड़ों को खाता जा रहा था, तो रेड कलर के कम होते जा रहे थे और फिर लास्ट में क्या होगा, सारे के सारे ग्रीन कलर के बच जाएंगे और रेड कलर के नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इनको नेचुरली सिलेक्शन हुआ है, इनको सर्वाइवल एडवांटेज हुआ। तो इस तरह से वेरिएशन आया और उसको कैसा सर्वाइवल एडवांटेज हुआ और रेड कलर के ख़त्म हो गए, ग्रीन कलर के बच गए। अब यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन हुआ और ब्लू कलर का कीड़ा आ गया है, लेकिन इनको कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्लू कलर के और रेड कलर के दोनों कीड़े आसानी से दिखाई दे रहे हैं कौवे को ग्रीन लीफ पे, और वो दोनों को खा सकता है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हाथी आया और उसने रेड कलर के सारे कीड़ों को मार दिया, केवल ब्लू कलर के कीड़े बचे। तो इनमें अब आगे इनका रिप्रोडक्शन हुआ तो सारे के सारे ब्लू कलर के ही पैदा हुए। तो यहाँ पे इनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला बिल्कुल, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो चेंजेस आया और उसी चेंजेस की वजह से आगे इनका वेरिएशन आया और वो आगे प्रोड्यूस होते गए और इवोल्यूट हो गए। और जो थर्ड सिचुएशन थी इसमें क्या हुआ था, पत्तियों को रोग लग गया था, इनको खाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ और जैसे ही अच्छी खासी पत्तियां मिलने लगी इन्हें खाने को, फिर से इन्होंने वेट गेन कर लिया। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो सोमेटिक और जेमेटिक वेरिएशन थे उनको ही एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड वो होते हैं जो कि कहाँ डेवलप होते हैं, किसी इंडिविजुअल में डेवलप होंगे, इनकी सेल्स में डेवलप होंगे जी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं आएंगे। यानी इंडिविजुअल इनको बर्थ के बाद एक्वायर करेगा, सीखेगा बाहर से, और जो अपनी संतान में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकेगा। जिसके एग्जाम्पल होगा लो वेट ऑफ स्टारलिंग बीटल। जैसे अभी हमने जो देखा, जो कीड़े थे तो उनको खाने को नहीं मिला तो उनका वजन कम हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका वजन कम हुआ तो आगे जो उसकी प्रोगनी आएगी, जो संतानें होंगी, उनका भी वजन कम होगा। या कोई ऐसे बालों में कलर करा लिया किसी ने, तो ऐसा तो नहीं है, वो आगे भी ट्रांसफ़र होगा करेक्टर, जो कलर्ड बाल आएंगे उसके बच्चों के, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के ट्रेड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। सेकेंड इज इनहेरिटेड ट्रेड्स। दीज आर दी ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं। दे गेट ट्रांसफर टू प्रोगनी, इनको हम अपनी संतानों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे आर हेल्पफुल इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कलर ऑफ आई, हेयर, फेस कट, हाइट, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। वेज बाई विच स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, जो नई स्पीसीज बनते हैं पुरानी स्पीसीज से, तो कितने तरह से हो सकते हैं, कितने तरीक़ों से नहीं बन सकती है। तो फर्स्ट इज जीन फ्लो, मतलब कुछ वेरिएशन आ जाए उसमें और वो जीन फ्लो होता रहे आगे, एक अलग जीन हो गया। ऐसे यहाँ देखते हैं बटरफ्लाई है, इसमें रेड कलर की थी तो रेड कलर इसमें चेंजेज आया तो इसका थोड़ा डार्क कलर हो गया, दूसरे का लाइट कलर हुआ। इसकी वजह से इसका और लाइट होता जा रहा है, और लाइट होता जा रहा है, और लास्ट में कलरलेस हो गया। और जब इधर देख रहे हैं तो इसका डार्क होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, तो एकदम जैसे ऐसे कत्थई कलर की हो गई है, ये डार्क रेड हो गया। तो इन दोनों स्पीसीज में अब क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो ये दोनों अलग स्पीसीज बन चुकी हैं। जो जीन फ्लो है अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्शियली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, लेकिन ये पार्शियली तो सेपरेट हो चुकी हैं लेकिन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हुई हैं अभी। तो इस तरह से भी स्पेसिएशन हो सकता है, आगे जाके और कलर चेंज आएगा, फिर ये पूरी कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगी।
सेकेंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन में चेंज आया था, उसकी वजह से वो ब्लू कलर का कीड़ा हो गया था। इट इज़ द रैंडम चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी जीन पेयर इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। इसमें क्या हो रहा है, रैंडम चेंज आ रहा है, रिप्रोडक्शन में चेंज आएगा। जैसे यहाँ ब्लू कलर के कीड़े हो गए रेड कलर से 5:5 के रेशियो में थे, फिर आगे क्या होगा, किसी वजह से जो ब्लू कलर के कीड़े थे वो 4 कीड़े की डेथ हो गई और केवल एक ही बचा, तो अब यहाँ रेशियो क्या हो गया 5:1। उसके बाद जो रेड कलर के कीड़े उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो रेड कलर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब ब्लू कलर का एक ही बचा था तो उससे 2 हो गए, तो आगे चल के कैसा रेशियो आ गया 10:2 का, यानी कि 5:1 का। तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ट्रेड्स, इनको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू सेवरल चेंज इन डीएनए, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन 2 वजह से क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। थर्ड इज नेचुरल सिलेक्शन, द प्रोसेस बाय विच नेचर सिलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर सुटेबल एडेप्टेड एंड पोसेसिस फेवरेबल वेरिएशन। यानी इसमें क्या होता है, नेचर सिलेक्ट करेगी कि उस कंडीशन में फेवरेबल वेरिएशन क्या है, कौन सा वेरिएशन उसको फ़ायदा करेगा। जैसे कि यहाँ बर्ड के देखते हैं तो बर्ड की जो चोंच है ना इस तरह से थी पहले, फिर ये 3 तरह के वेरिएशन आएंगे इसमें। जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है उसमें इस तरह की चोंच आ जाएगी जिसकी की वजह से वो आसानी से इंसेक्ट को पकड़ लेगी और खा लेगी। जो वुड पिकर टाइप इंसेक्ट होते हैं, लकड़ी को मतलब खोद के लकड़ी में छेद करके वो कीड़े वहाँ से खाता है, तो इनकी काफ़ी बड़ी चोंच होगी जिससे आसानी को लकड़ी को कुरेद सके। और सीड ईटिंग जैसे पैरट वगैरह होता है तो इस तरह की होगी जो आसानी से नीचे सीड को उठा के खा सके। तो इस तरह से नेचुरली सिलेक्ट हो रहे हैं, नेचर सेलेक्ट कर रही है उनकी कंडीशन में, मतलब जो उनकी हैबिट है उसके हिसाब से उनको क्या सूट करेगा। फोर्थ इज जोग्राफिकल आइसोलेशन। इसमें कुछ नहीं होता है, कोई भी जोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा, जैसे माउंटेन रेंज है या रिवर है तो इन 2 स्पीसीज के बीच में आइसोलेशन आ जाएगा। एक ही स्पीसीज होगी शुरू में, ऐसे यहाँ पे ये स्पीसीज थी तो कैसे भी करके मान लो कोई एक इसका ऑर्गेनिज्म इधर आ गया, कोई एक, उसकी वजह से अब इनमें वेरिएशन हुआ और अलग अलग हो गए। अब आगे चल के इनके बीच में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नदी को पार करके इधर नहीं आएंगे, बहुत कम चांस है इनके आने के। तो इसकी वजह से यहाँ जो रिवर है ना, ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन का काम कर रही है और जो अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी बाद में। तो इस तरह से जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पीसीएशन हो सकता है। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम वो इवोल्यूशन के बेसिस पे ही करते हैं, किस तरह से इवॉल्व होते जा रहे हैं उस तरह से नई नई स्पीसीज बन जाएंगी। ऐसे यहाँ पहले ये चिंपांजी था तो इसकी स्पीसीज अलग है, बाद में ह्यूमन बन गया तो ये अलग स्पीसीज है, होमोसेपियंस हो गया। द मोर कैरेक्टर टू स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। कोई भी 2 स्पीसीज हों उसमें जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे वो उतनी ज़्यादा रिलेटेड होगी एक दूसरे से, और उसका जो एंसेस्टर है वो उतना ज़्यादा कॉमन होने के चांस है। जितने कैरेक्टर एक जैसे दिख रहे हैं उसमें तो उसका ऐसा चांस है कि उसका जो एंसेस्टर होगा वो बहुत ज़्यादा पहले नहीं, थोड़े ही समय पहले एक ही रहा होगा। और जिसमें बिल्कुल भी कॉमन कैरेक्टर नहीं है तो उनके एंसेस्टर भी एक होंगे लेकिन करोड़ों अरबों साल पहले होंगे वो। सिमिलरिटी अमंग ऑर्गेनिज्म अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलरिटी है उसकी बेसिस पे हम उसको ग्रुप कर सकते हैं एक साथ और इसकी आसानी से उनके कैरेक्टर को स्टडी किया जा सकता है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के कुछ एविडेंस। सबसे पहला है होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन एक जैसा होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग होंगे। यानी स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, दिखेंगे एक जैसे लेकिन काम अलग अलग करेंगे। तो इस तरह के ऑर्गन्स को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे ह्यूमन का हाथ, कैट का, हॉर्स के पैर, बैट का पंख, डॉल्फिन का पैर। तो इस तरह से जो इनके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, ऊपर एक बोन दिख रही है, सब में एक एक बोन है ऊपर, और सब में बीच में 2-2 बोन हैं जिसको रेडिलस और उल्ना बोलते हैं इस तरह से, और नीचे फिर सब में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही पाया जा रहा है। तो इस तरह का सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे ह्यूमन है तो अपने काम करने में, चीज़ों को पकड़ने में, उठाने में यूज कर रहा है, कैट है तो ये चलने में यूज करेगी, हॉर्स दौड़ने में यूज करेगा, बैट है तो उड़ने में यूज करेगा।
तो इनकी फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं सबके, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो इन ऑर्गन्स को बोलते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन। इसी तरह से सेकंड होता है एनालॉगस ऑर्गन। इसमें क्या होगा, फंक्शन एक होगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है और ओरिजिन है वो अलग अलग होगा। सेम फंक्शन होगा, जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं चमगादड़ के, पक्षी के और तितली के पंख, इन तीनों के पंख। तो इनका काम क्या, तीनों का एक ही काम है, क्या करते हैं, उड़ते हैं इनकी हेल्प से, लेकिन इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो चमगादड़ के पंख है ना, तो इसके जो फिंगर है उस होती हैं उनका, उनके बीच में जो स्किन होती है वो जुड़ी हुई रहती हैं सारी फिंगर, और उनको पंख के रूप में यूज करता है, उड़ने में हेल्प लेता है। ह्यूमंस के हाथ की तरह दिखते हैं पूरे। जो पक्षी के पंख हैं ना, बर्ड्स के पंख हैं, फीचर कवरिंग एलोंग आर्म्स, इनमें फीचर पाए जाते हैं मतलब पंख पाए जाते हैं। और बटरफ्लाई के जो पंख हैं कंपोज मेनली ऑफ थिन लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड चिटिन, प्रोटीन की पतली लेयर पाई जाती है उससे बने रहते हैं, उनको चिटिन बोलते हैं। तो सबके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। थर्ड इज फॉसिल। तो फॉसिल यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके डेड ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स बचे हुए हैं, उनके कंकाल, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उसको बोलते हैं फॉसिल। तो ये भी इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे किसी चीज़ का हमें फॉसिल मिल गया तो उससे हमें पता चलता है कि पुराने समय में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, ऐसे जानवर भी पाए जाते होंगे। जैसे आज के समय में दुनिया में डायनासोर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल मिले हैं तो उनसे हम जानते हैं कि भूतकाल में बहुत पुराने समय में धरती पर डायनासोर भी रहते थे। तो इनकी एज से पता चलता है कि कब रहते थे, कितने पुराने हैं। तो फॉसिल की एज कैसे पता लगाते हैं, तो सबसे सिंपल मेथड है कि ज़मीन वो कितनी गहराई में पाया गया है, जितना ज़्यादा गहरा है वो उतना पुराना होगा, क्योंकि समय के साथ साथ उतनी ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर आती गई होगी। तो ये फर्स्ट और सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन इससे एक्यूरेट डेट पता नहीं चलती कि जितना ज़्यादा गहरा है उतना पुराना है बस। सेकेंड इज कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। इससे एक्चुअल डेट निकल आती है लगभग। इसमें क्या करते हैं, कार्बन के C14 आइसोटॉप का जो एलिमेंट है उसका रेशियो निकालते हैं कार्बन 12 आइसोटॉप से कितना आ रहा है। तो इसका जितना ज़्यादा रेशियो होगा वो उतना पुराना फॉसिल होगा। इवोल्यूशन बाई स्टेजेस, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन स्टेजेस, आई बिट बाई बिट जनरेशन है। यानी कि जो इवोल्यूशन है वो धीमे धीमे होता है, मतलब स्टेप बाई स्टेप होगा। ये नहीं कि अचानक से हो जाए, जैसे कि सीधा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था उससे सीधा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाए, ह्यूमन टाइप का, व्हेल टाइप का। तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, सबका धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है। जैसे इसमें फर्स्ट है फिटनेस एडवांटेज होगा, तो वो इवॉल्व करता जाएगा। जितना फिटनेस एडवांटेज जितना ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे इवॉल्व करेगा। जैसे कि आई का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो ये फ्लैट वॉर्म होती है, उसमें रूडिमेंटली आई पाई जाती है, तो उसको फिटनेस एडवांटेज होगा। फिर जो इंटेक्स वगैरह उनमें कंपाउंड आई जाएगी। फिर ह्यूमन है तो बायनोकुलर आई जाएगा, यानी पहले उसमें केवल फोटो रिसेप्टर पाए जाएंगे। ऐसे ये कोई कीट वगैरह था तो इसमें फोटो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो मकड़ी वगैरह होती है, मक्खी वगैरह, तो इस तरह से कंपाउंड आई पाई जाएगी, दो बॉल्स की तरह रहती हैं उसकी बॉडी के ऊपर। फिर आगे चल के जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, तो उनमें बायनोकुलर आइस आ जाएगी, पूरे फोकल लेंस, कॉम्प्लेक्स कैमरा टाइप की आइस आ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन हुआ किसका, आई का। सेकेंड इज फंक्शनल एडवांटेज, यानी उनको फंक्शन परफॉर्म करने में एडवांटेज हो रहा है तो वो भी एवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो डायनासोर होते थे ना, उनके पास भी फीदर्स थे, उनके पास भी पंख थे, लेकिन वो उसको फ्लाई में उड़ने में हेल्प नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे उड़ना सीखा तो जो बर्ड्स थे ना वो बहुत अच्छे से उनको उड़ने में यूज लेने लगे। तो जब जो उड़ने लगेंगे तो बर्ड्स कहलाएंगे, और जब तक वो नहीं उड़ रहे थे तो उनको डायनासोर बोलते थे। इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक तो था नेचुरल सिलेक्शन जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होगा, जो ह्यूमन है वो मोस्ट पावरफुल एजेंट है किसी भी चीज़ स्पीसीज को मॉडिफाई करने में। जैसे कि एक वाइल्ड स्पीसीज है वाइल्ड कैबेज, तो अब ह्यूमन क्या होगा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करता जाएगा। जैसे वाइल्ड कैबेज थी तो इसकी जो टर्मिनल बर्ड थी ना उनका यूज करने लगा तो कैबेज बन गई टर्मिनल बर्ड से। उसके अगर फ्लावर क्लस्टर का यूज किया तो कॉलीफ्लावर बन गई। जब उसके फ्लावर और स्टेम का यूज किया तो ब्रोकली बन गई। और अगर उसके लेटरल बर्ड्स का यूज कर रहा है तो रेड कैबेज बन जा रही। और उसकी पत्तियों का यूज किया तो कैले बन गया, और उसके स्टेम का यूज किया तो कोलार भी बन गई। इस तरह से एक वाइल्ड कैबेज से उसने इतनी सारी कैबेज की स्पीसीज बना दी हैं।
तो कितना पावरफुल एजेंट है ह्यूमन किसी भी चीज़ की स्पीसीज को डेवलप करने में। और आजकल तो लेबोरेटरीज में साइंस मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि लैब में भी स्पीसीज बनाई जा रही हैं। जैसे वीट है तो इसका लैब में भी आजकल बहुत सारी स्पीसीज बनाई जा रही हैं जो जितनी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा डिजीज़ को सहन करने में, मतलब डिजीज़ फ्री हो सकती हैं। तो इस तरह से नई नई स्पीसीज बनाई जा रही हैं जो ह्यूमन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। Molecular phylogeny. It is based on the idea that change in DNA during reproduction are the basic advantage in evolution. Organisms which are most distinctly related will accumulate greater difference in their DNA. यानी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होता है, उसमें की वजह से वेरिएशन आता है। और जो बेसिक इवेंट है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा डिफरेंटली होगा, जितना अलग दिखेगा, उसमें डीएनए में उतना ज़्यादा अंतर होगा। जितना एक जैसा दिखता है उसका डीएनए लगभग एक जैसा होगा। मॉलिकुलर फाइलोजेनी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। एक्स वेटिंग, टाइम डेटिंग, फोसिल डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, इतनी सारी चीज़ों से हम लोगों ने ह्यूमन के एवोल्यूशन का पता चला है। ह्यूमन का एवोल्यूशन बेसिकली उसी तरह से हुआ है जैसी बाकी सब चीज़ों से का हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक सीधा ह्यूमन बीइंग आ गए। ऑल्सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एट ऑल ह्यूमन आर अ सिंगल स्पीसीज। पूरी दुनिया में ह्यूमन की डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। हर दुनिया के कोने कोने में चले जाओ तो हर जगह अलग अलग तरह की ह्यूमंस मिलेंगे। उसके बावजूद सभी क्या है, एक सिंगल स्पीसीज हैं। सब क्या है, एक ही स्पीसीज है, यानी कि सभी होमोसेपियंस हैं। ऑल ह्यूमंस कम फ्रॉम अफ्रीका, सभी ह्यूमंस कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस कैन बी ट्रेस्ड देयर, आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स। जो हमारे जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं उनसे हमें पता चला है कि हमारे जितने भी जीन्स हैं वो अफ्रीकन रूट से मिलते हैं। दी रेसिडेंट स्प्रेड्स अक्रॉस अफ्रीका, दे माइग्रेट स्लोली spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia and Eurasia, South Asia, East Asia। यानी कि अफ्रीका से शुरुआत करके वो माइग्रेट करते गए, सीधे वेस्ट एशिया में आए, फिर सेंट्रल एशिया में, यूरेशिया में, साउथ एशिया में, फिर उधर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह फैल जाएंगे। दे डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में नहीं गए। कभी कुछ लोग इधर चले गए, कुछ दूसरे डायरेक्शन में चले गए, कभी कभी वापस भी आ जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो इस तरह से मिलना जुलना भी होता रहा इधर उधर, तो एक ही स्पीसीज बनी रही और पूरी अर्थ पे फैल गई। अगर वो वापस कभी नहीं मिलते तो उधर जाके वो दूसरी स्पीसीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ मैप की हेल्प से देख सकते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका में यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ किसका, सबसे पहले यहाँ पे अफ्रीका में ह्यूमन स्पीसीज का क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई। उसकी वजह से उसके बाद इधर अफ्रीका में फैल गई, फिर यहाँ से यूरोप में चली गई, कुछ लोग इधर ईस्ट एशिया में आ गए, फिर सेंट्रल एशिया में आ गए, फिर साउथ एशिया में आ गए इधर, फिर ऑस्ट्रेलिया में चले गए, फिर इधर न्यूजीलैंड में आ गए, और इधर से रसिया, चाइना होते हुए इधर अलास्का होते हुए इधर नॉर्थ अमेरिका में आ गए। उसके बाद इधर लास्ट में सबसे साउथ अमेरिका में पहुँचे। और ये सीधे यहाँ नहीं पहुँचे डायरेक्ट, और ये आपस में मिलते जुलते रहते थे। ऐसे यहाँ से मान लो कुछ लोग यहाँ पहुँच गए हैं तो काफ़ी समय बाद फिर से मिलने आ जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपस में रिप्रोडक्शन भी होता रहा, तो इसकी वजह से नई स्पीसीज नहीं बनी। ऐसे कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं तो कभी यहाँ आ जाते हैं, तो इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता रहता है। इसकी वजह से पूरी धरती पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब एक ही स्पीसीज हैं। 7 स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी यहाँ जो चिंपांजी था इस तरह से धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली चेंजेज आते गए, फिर ऐसा हुआ, फिर होमो इरेक्टस बनेगा जब उसकी जो सीधा खड़ा होने लगेगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होगा, होमो सेपियंस बन जाएगा। और इस तरह से तो क्या होगा, जो अचानक यहाँ से यहाँ नहीं आई गाड़ी, धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज आ रहे हैं उनमें। तो इस तरह का ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से हमारे चैप्टर का हो चुका है दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से वीडियो को देखें, बार बार देखें, रिवाइज करें,
और ये मेरी गारंटी है आपके एग्ज़ाम में पूरा यहीं से आएगा। थैंक यू सो मच।